आपको अल बगदादी याद है? अबू बकर अल बगदादी, मिसवाक चबाता हुआ वो आतंकवादी जो अपने आप को दुनिया के मुसलमानों का नेता, खलीफा कहता था, अमरीकी एनकाउंटर में मारा गया। आपको आईएस भी याद होगा, इस्लामिक स्टेट। आज की पहली बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। बगदादी का बड़ा भाई और इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा लीडर मारा गया है। हम आपको बताएंगे विस्तार से कि उसकी मौत कैसे हुई, उसकी जगह अब किस आतंकवादी ने ली है और इस्लामिक स्टेट को पिछले वक्त में किस तरह का खतरा और झटका लगा है और क्यों वो खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। इसके अलावा बात करेंगे एक राष्ट्रपति के बारे में जिसके घर पर चोरी हुई पर उसने इसकी खबर पुलिस को नहीं दी और अब खुलासा हुआ है कि इस चोरी पर राष्ट्रपति महोदय इतना सन्नाटा क्यों कायम किए हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी है। आइए शुरू करते हैं कहानी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट 30 नवंबर को आईएस के प्रवक्ता अबू अमर अल मुहाजिर ने टेलीग्राम पर 10 मिनट की एक ऑडियो क्लिप रिलीज की। बताया कि संगठन का सरगना अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया है और उसकी जगह अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को नया लीडर बनाया जाता है। आईएस ने अपने नए सरगना के बारे में कोई बड़ी जानकारी नहीं दी। इतना पता चला कि अल हुसैनी एक पुराना मुजाहिदीन है और उसे उसके फैसलों के आधार पर जज किया जाना चाहिए। आईएस ने लड़ाकों से कहा कि नए लीडर के प्रति वफादारी की कसम खाएं। अब सवाल यह है कि इस आतंकवादी संगठन को नया लीडर क्यों बदलना पड़ा? पिछले लीडर का क्या हुआ? कई दावे हैं, उन दावों पर आएंगे, पर पहले एक रिकैप, एक क्रैश कोर्स कर लेते हैं इस्लामिक स्टेट के बारे में, इस आतंकवादी संगठन के बारे में जिसका बीज पड़ा 1999 में। उस बरस जॉर्डन में जमात उल तौलीद वल जिहाद नामक संगठन की स्थापना हुई। यही आगे चलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएस या आईएस बना। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। इसी क्रम में 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के इरादे से इराक में अमेरिका दाखिल हुआ। उस समय भी आईएस इराक में मौजूद था। सद्दाम की मौत के बाद इराक में सिविल वॉर शुरू हुआ और इस दौरान आईएस को पैर पसारने का मौका मिला। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। समूचे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आई। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और वहां भी आईएस को जगह मिली। 2014 में इराक के मोसुल पर कब्जे के बाद आईएस ने अपना नाम बदल लिया। नया नाम रखा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईएस पूरा नाम यहां पर हुआ। 2014 में ही अल बगदादी का भी उदय हुआ। उसने अपने आप को आईएस का लीडर बताया, इस्लामिक दुनिया का खलीफा भी घोषित किया। उसने इस आतंकवादी संगठन का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। कहा जाता है कि आईएस को मेन स्ट्रीम आतंकी संगठन बनाने में बगदादी का हाथ था। अक्टूबर 2019 में यूएस आर्मी के एक ऑपरेशन के दौरान बगदादी मारा गया। हालांकि टीवी चैनलों पर पहले भी कई बार मारा जा चुका था। बगदादी की मौत के 3 दिन बाद आईएस ने अपना नया मुखिया चुना। इसका नाम था अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। वो 1976 में इराक में पैदा हुआ था। फिर इराक की सेना में शामिल हो गया। उसने मोसुल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया था। सद्दाम की सत्ता गई तो जिहाद का रास्ता चुना और आतंक फैलाने के चलन में शामिल हो गया। कुछ वक्त तक एक शरिया अदालत का जज रहा। अमेरिका ने उसके ऊपर 75 करोड़ का इनाम घोषित किया था और 3 फरवरी 2022 को अमेरिकी आर्मी ने सीरिया में इस अल कुरैशी को घेर लिया और वहां पर आईएस के इस नए मुखिया ने, बगदादी के उत्तराधिकारी ने आत्महत्या कर ली। फिर आया तीसरा मुखिया जो अब मारा गया है। इसने कार्यभार संभाला 10 मार्च को और इस नए लीडर का नाम क्या था? अबू अल हसन। ये वही है जिसकी मौत की वजह से इस आतंकी संगठन को फिर से नया लीडर चुनना पड़ा है। अब अबू अल हसन कैसे मारा गया, उससे पहले जानिए कि किन हालातों में उसे कुर्सी मिली। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बना चुका था। अल कायदा के साथ आईएस के रिश्ते बिगड़ चुके थे। उसको एहसास हुआ कि मार्केट में इस्लाम के नाम पर रोटियां सेकने वाले बहुतेरे आ गए, इसलिए आईएस को प्रासंगिक बनाए रखना ज़रूरी है। कोशिश की, काम जैसे तैसे चल रहा था। जानकारी कम है उसके बारे में, जो है वो जानिए। अल एन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अबू अल हसन का असली नाम जैद था। हाजी जैद के नाम से भी उसे जाना जाता था। 26 मई 2022 को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा हुआ कि उसको इस्तांबुल में गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की ने कहा वो लंबे समय से सीरिया में उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। फिर जुलाई में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की का दावा बेदम है, यानी गिरफ्तार नहीं हुआ। अबू अल हसन इस्लामिक स्टेट के पहले लीडर अल बगदादी का बड़ा भाई था। अब बात उसकी मौत की।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अबू अल हसन की मौत फ्री सीरियन आर्मी नाम के विद्रोही गुट के कैंपेन के दौरान हुई। फ्री सीरियन आर्मी ने दक्षिणी सीरिया के दर्रा प्रांत में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान छेड़ा था। आईएस ने कहा अबू अल हसन की मौत अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए हुई, पर यह जानकारी नहीं दी गई कि ये मौत हुई कब। आईएस ने अब अल कुरैशी को नया सरगना बनाया है। इसके बारे में भी अभी ज़्यादा पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर जाते जाते आपको एक ट्रिविया बता देते हैं कि आईएस और इसके जैसे आतंकवादी संगठन अपना लीडर कैसे चुनते हैं। अरबी भाषा का एक शब्द है बयाह, अर्थ होता है एक नेता के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेना। इसको बैत भी कहा जाता है, मतलब ये कि हम आपको अपना लीडर मानते हैं। बैत मिलने के बाद वो शख्स खलीफा माने मुसलमानों का नेता मान लिया जाता है। इस्लाम के जानकार कहते हैं अरब का पुराना रिवाज रहा है, जब कबीले का कोई सरदार चुना जाता था तो सभी लोग उसके पास जाकर बैत लिया करते थे। ये तो हिस्ट्री हुई, पर कबीलों में और आतंकवादी संगठनों में क्या होता था उसका क्या फ़र्क है। कई जिहादी संगठन अब इस तरीके को मान रहे हैं, बैत के तरीके को। जिहादी समूह कई हैं और उनके कई सहयोगी भी हैं, तो ये बैत का जो लेने देने का तरीका, ये निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। एक नेता इसकी पेशकश करता है, दूसरा मानता है तो उस गुट में जोड़ लिया जाता है। मकसद ये कि एक समय में आतंकवादियों का सर्वोच्च सरगना एक ही रहे। 1990 में ऐसा हुआ था जब ओसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर को बैत दी थी, और आईएस भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर अपना लीडर चुन रहा है। लेकिन सिर्फ बैत देने से कोई खलीफा हो जाएगा क्या? जवाब है नहीं। बहुत सारे मुसलमानों की सहमति ज़रूरी है। इस पर धार्मिक राय क्या है ये जान लीजिए। यूसुफ अल करदावी, ये एक जाने माने इस्लामिक धर्मगुरु माने जाते थे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के चेयरमैन भी थे। उन्होंने 2014 में कहा था कि इस्लामिक स्टेट की खलीफा वाली घोषणाएं शरिया के मुताबिक नहीं है। इसका बुरा परिणाम सीरिया के सुन्नी मुसलमान झेलेंगे। खलीफा की उपाधि कोई इस्लामिक देश दे सकता है, कोई समूह या संगठन नहीं। देश का राष्ट्रपति चोरी का मास्टरमाइंड, और इस कहानी का पहला चैप्टर खुलता है 9 फरवरी 2020 को। साउथ अफ्रीका के लिम्पोडो प्रांत के फार्म हाउस में कुछ लोग चोरी के मकसद से घुसे। जानकारी मिली घर में खूब सारे पैसे हैं। अंदर घुसे तो दिखा कि पूरा घर चकाचौंध से भरा है और व्यवस्थित है, बस एक सोफ़ा अपनी जगह से अलग थलग है। सोफे पर सामान्य से ज़्यादा तकिए। चोरों को अजीब लगा। पूरा घर तलाशने के बाद जब पैसा नहीं मिला, तब इस अजीब चीज़ को उन्होंने टटोलने का फैसला किया। चाकू से तकियों को चीरा तो पता चला कि अंदर अमेरिकी डॉलर्स की गड्डियाँ भरी हैं, कुछ लाख अमेरिकी डॉलर। चोर ये पैसा लेकर चले गए। जिसके घर में चोरी हुई थी वो किसी और देश में बैठा था। लौटा तो उसने मामले को चुपचाप दबा दिया, कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ये केस 28 महीने बाद दुनिया के सामने आया और इस खुलासे ने साउथ अफ्रीका की राजनीति में हलचल मचा दी। इसका असर इस बात से समझिए कि जिस समय आप ये शो देख रहे हैं उस समय साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कुर्सी के पाए दरक रहे हैं, उनके ऊपर महाभियोग की तलवार लटक रही है। साउथ अफ्रीका की राजनीति में मिस्टर क्लीन माने जाने वाले रामाफोसा इस चोरी के केंद्र में है। दरअसल जिस फार्म हाउस में चोर घुसे थे वो रामाफोसा का निजी आवास था। 1 जून 2022 की सुबह जोहानिसबर्ग शहर के रोज बैंक पुलिस थाने में इक्का दुक्का लोग ही जमा थे। सब शांतिपूर्वक था, लेकिन माहौल जल्द बदलने वाला था। उस रोज दोपहर के वक्त आर्थर फ्रेजर नाम का एक शख्स थाने के अंदर आया। पर्चे सुनकर थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों को अचंभा हुआ। आर्थर फ्रेजर साउथ अफ्रीका की इंटेलिजेंस यूनिट स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी यानी SSA के मुखिया रह चुके थे। फ्रेजर ने बताया कि वो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आए हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान में कोई आदमी पहुंचे, चौकी इंचार्ज या SHO से कहे हमको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, किस तरह से चौंकेंगे पुलिसकर्मी। वही हाल था। और इस पर आपको पता चले कि जो ये शिकायत दर्ज कराने आ रहा है वो खुफिया एजेंसी का टॉप बॉस रह चुका है। अब आप साउथ अफ्रीका की स्थिति इमेजिन कर सकते हैं। थाने से निकलने के बाद फ्रेजर ने एक स्टेटमेंट जारी किया। हम आपको उसका सार बताते हैं। फ्रेजर ने शिकायत की कि 9 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामाफोसा के फार्म हाउस से 40 लाख अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई। चोर फार्म हाउस में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर की मदद से अंदर आए। राष्ट्रपति ने यह जानकारी साउथ अफ्रीका की पुलिस सर्विस यानी SAPS और साउथ अफ्रीका की रेवेन्यू सर्विस यानी SARS से छिपाई। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय राष्ट्रपति रामाफोसा ने संदिग्धों को किडनैप कराया, अपने घर में पूछताछ करवाई और अंत में उन्हें पैसे देकर चुप रहने के लिए कहा। फ्रेजर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस और जांच अधिकारी बिना डर के मामले की जांच करेंगे और राष्ट्रपति से मांग की कि सामने आओ और सफाई दो। अब आगे बढ़ने से पहले आर्थर फ्रेजर विसिल ब्लोअर के बारे में और जान लीजिए। उन्हें साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा का करीबी माना जाता है। जब जुमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने उनका इस्तीफा मांगा। फरवरी 2018 में जुमा को जाना पड़ा। तब रामाफोसा उनके डेप्टी हुआ करते थे। जुमा के इस्तीफे के बाद रामाफोसा पार्टी के लीडर चुन लिए गए और फिर राष्ट्रपति की कुर्सी भी मिल गई। और इसके बाद जुमा के खिलाफ जांच शुरू हुई।
पर वो जांच में सहयोग के लिए तैयार नहीं थे। जून 2021 में एक अदालत ने अवमानना के लिए उनको 15 महीने जेल की सज़ा सुनाई। वो सिर्फ 2 महीने जेल में रहे और फिर मेडिकल आधार पर पैरोल मिला और रिहा कर दिए गए। उन्हें रिहा करने का आदेश देने वाले आर्थर फ्रेजर थे। वो उस समय साउथ अफ्रीका की जेलों के कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, यानी जुमा से उन्होंने वफादारी निभाई। नवंबर 2022 में ये अपील कोर्ट में गई और वहां पर जुमा के पैरोल को अवैध घोषित कर दिया गया और जेल लौटने के लिए कहा गया, यानी फ्रेजर का फैसला गलत था। इसके अलावा 18 नवंबर को इसी मामले में आर्थर फ्रेजर के खिलाफ भी एक मुकदमा कायम कर दिया गया। कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। दिलचस्प ये कि ये केस भी उसी रोज बैंक थाने में दर्ज कराया गया जहां पर फ्रेजर ने मौजूदा राष्ट्रपति रामाफोसा पर निशाना साधा। यानी ये जो विसिल ब्लोअर है, इनके अपने हित थे और इन पर भी मुकदमा है। यानी अब ट्विस्ट आ गया कहानी में कि ये आपसी दुश्मनी का मामला है या वाकई एक ईमानदार के द्वारा एक बेईमान को बेनकाब करने का मामला है। और इसीलिए फ्रेजर के आरोपों को राजनीति से प्रेरित भी बता दिया गया। समर्थक कह रहे हैं रामाफोसा के कि वो ये सब अपने आका जैकब जुमा के कहने पर कह रहे हैं। ये तो आर्थर फ्रेजर की तरफ की कहानी हुई, पर मामला क्या इतना ही सीधा था? क्या फ्रेजर के आरोप झूठे थे? इसका एक सीधा सा जवाब है नहीं। मामला टेढ़ा था और भले ही फ्रेजर की शिकायत राजनीति से प्रेरित रही हो, पर आरोपों में दम था और इसी वजह से एक दिन बाद ही राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि फार्म हाउस पर चोरी हुई थी। यह भी कहा कि जो पैसे चोरी हुए वो फार्म पर जानवरों की बिक्री से आए थे। सिरिल रामाफोसा पालतू और रेस में शामिल होने वाले जानवरों का बिजनेस भी चलाते हैं। उन्होंने दावा किया पैसे इसी बिजनेस में मिले। हालांकि अपने बयान में अमाउंट नहीं बताया कि रकम थी कितनी। राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लिम्पोडो में राष्ट्रपति के फार्म पर 9 फरवरी को चोरी की घटना सत्य है। चोरी के समय राष्ट्रपति इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन समिट में हिस्सा लेने गए थे। जानकारी मिली तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन यूनिट यानी पीपीयू को घटना की जानकारी दे दी। फिर कहा गया कि हमें लगता है कि फ्रेजर ने राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है। ये तो हुई सरकारी बयान की बात, लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करके मामले की गंभीरता को कम करने की कोशिश, पर इसमें रामाफोसा नाकाम रहे। आने वाले दिनों में इस घटना से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, राज सामने आए। मसलन 4 जून 2022 को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की संस्था अमापुंगाने ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें दावा किया गया कि फ्रेजर के आरोप विश्वसनीय हैं और पुख्ता सबूत भी उपलब्ध हुए हैं। फ्रेजर ने अपने एफिडेविट में प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन यूनिट के मुखिया वॉल रोड पर किडनैपिंग और टॉर्चर के आरोप लगाए। अमापुंगाने ने रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने संदिग्धों को ट्रैक किया। इसमें कुछ नामीबिया के नागरिक थे। साउथ अफ्रीका अधिकारियों ने पीछे के दरवाजे से पता लगाने की कोशिश की, पर सामने आकर घटना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। रिपोर्ट्स के बाद विपक्षी पार्टियों ने मुद्दे को पकड़ लिया, जांच की मांग की। 8 जून को पब्लिक प्रोटेक्टर बुसिसिवे ख्वेबाने ने फार्म गेट कांड की जांच शुरू कर दी। जी, स्कैंडल होता है तो एक नाम होता है, इसका नाम वाटरगेट की तर्ज पर फार्म गेट। अगले दिन राष्ट्रपति ने ख्वेबाने को सस्पेंड कर दिया कि ये हमारी सरकार है और तुम हमारे खिलाफ ही जांच कर रहे हो। पब्लिक प्रोटेक्टर साउथ अफ्रीका की 6 स्वतंत्र संस्थाओं में से एक है, पर उसने अपनी स्वतंत्रता दिखाने की कोशिश की तो सरकार ने कुचल दिया। उनको मैंडेट मिला हुआ है कि वो साउथ अफ्रीका में किसी के भी खिलाफ अगर भ्रष्ट आचरण की शिकायत मिलती है तो जांच शुरू कर सकते हैं और पब्लिक प्रोटेक्टर को सिर्फ महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। उनका दायित्व देश के संविधान और कानून के प्रति होता है, पर रामाफोसा ने इसकी परवाह नहीं की, प्रक्रिया की परवाह नहीं की और विपक्षी को सामने से हटा दिया। मार्च 2022 में संसद ने ख्वेबाने के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू की थी और इसी को आधार बनाकर राष्ट्रपति ने 1 महीने के लिए सस्पेंड किया। इस दौरान उन्हें जवाब देना था कि सस्पेंड क्यों ना किया जाए, जांच बिठा दी। हालांकि इस घटनाक्रम का असर राष्ट्रपति के खिलाफ चलने वाली जांच पर नहीं पड़ा। पब्लिक प्रोटेक्टर ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। रामाफोसा को 31 सवाल भेजे गए। 2 बार वो डेडलाइन जवाब देने की मिस कर चुके हैं और तब पब्लिक प्रोटेक्टर की चेतावनी आई, कहा कि अगर आप जवाब नहीं भेजा तो पुलिस भेजकर उठवा लेंगे। फिर रामाफोसा ने अपना जवाब सौंपा। 10 अगस्त को साउथ अफ्रीका की समाचार संस्था न्यूज़ 24 ने एक और रिपोर्ट छापी। कहा गया कि 33 करोड़ रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 5 करोड़ चोरी हुए थे। आर्थर फ्रेजर ने आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिए। प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट की राष्ट्रपति की पुष्टि नहीं की, पर यह जरूर कहा कि रकम इसी के आसपास थी। यह भी कहा गया कि ये जो पैसे हैं वो भैंस की बिक्री से आए थे और पैसे को सोफे में नहीं बल्कि कबर्ड में रखा गया था। कहानी में ट्विस्ट। तो अभी पैसे का जो आंकड़ा है और चोरी का तरीका, उस पर बहस चल रही थी और संसद में क्या हो रहा था, विपक्षी पार्टियां कह रही थी हमारा रामाफोसा सरकार पर भरोसा नहीं है, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सितंबर 2022 में साउथ अफ्रीका की संसद यानी नेशनल असेंबली के स्पीकर ने
फार्मगेट की जांच के लिए एक स्वतंत्र पैनल की स्थापना भी की और इसमें 3 लोगों को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सैंडिल नकोबो वो चेयरमैन बनाए गए। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी इसमें शामिल किया गया। पर विपक्ष इससे भी खुश नहीं था, कहा कि प्रोफेसर ठीक नहीं है पैनल में। फिर हफ्ते भर बाद उनकी जगह पर एक और वकील को शामिल किया गया है। 19 अक्टूबर को पैनल ने जांच शुरू की। रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 30 दिन का वक्त था। तय करना था क्या इस मामले में रामाफोसा की जवाबदेही बनती है। पैनल ने सफाई पेश करने के लिए रामाफोसा को 10 दिन का वक्त दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोप नकारे। 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी पैनल को, लेकिन फिर समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश हुई। 30 नवंबर को फाइनली पैनल ने रिपोर्ट संसद को सौंपी। 1 दिसंबर को 87 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। अब रिपोर्ट में क्या है? पैनल ने साफ कहा कि राष्ट्रपति रामाफोसा ने फार्मगेट कांड में पद की गरिमा का उल्लंघन किया, 4 कानून तोड़े, पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ मौजूद हैं। उन्होंने चोरी की सीधी रिपोर्ट पुलिस में नहीं की, अपने पद का इस्तेमाल निजी बिजनेस में फायदे के लिए किया। और यह भी कहा गया कि रामाफोसा के पद पर बने रहने की योग्यता की जांच होनी चाहिए। तो अब रिपोर्ट आ गई, आगे क्या? सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल के बीच राष्ट्रपति बनाए गए थे। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का वादा किया था, पर फार्मगेट ने वो छवि बिगाड़ दी। इसी महीने उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करने वाली और माना जा रहा था कि रामाफोसा पहली पसंद होंगे, लेकिन पैनल की रिपोर्ट ने उनकी दावेदारी को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट पर 6 दिसंबर को संसद में बहस होगी। तय किया जाएगा कि अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं। संसद के अंदर उनकी पार्टी रामाफोसा की ANC बहुमत में है, पर पार्टी ने अभी तक रामाफोसा का पूरा समर्थन किया भी है। आगे भी यही स्थिति रहेगी, ये श्योर नहीं है। राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाने के लिए 2/3 यानी 267 वोट चाहिए होंगे। जानकारों का कहना है कि विपक्ष के लिए आंकड़ा जुटाना मुश्किल होगा, लेकिन वो इस मंच का इस्तेमाल सिरिल रामाफोसा और उनकी पार्टी की धज्जियां उड़ाने में करेंगे। जनता के सामने नैतिकता के तराजू पर उनको तौलेंगे। ये साउथ अफ्रीका की कहानी है। आज के दुनियादारी में हमने आपको इस्लामिक स्टेट के बारे में बताया और बताया अफ्रीका के राष्ट्रपति की कारगुजारियों के बारे में। दुनियादारी में हम आपको ऐसे ही प्रसंग सुनाते रहेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।